कल और फिर मंडे। और उसके बाद जब वो दोबारा शुरू होगी फिर तो रोजाना ही होगी क्लास, तो ज्यादा पढ़ेंगे। आज हम एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे और वो होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक। पहले कभी जिंदगी में पढ़ा? कब पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में। ठीक। आज आप दोबारा से पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जहनों में कोई टेंशन तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि कोई झारखंड वाले बच्चे नजर आ रहे हैं, खत्म। ठीक है। और कराची बोर्ड वालों का क्या करेंगे? वो उसमें तो बहुत लंबा गया था, क्योंकि वो नई पाकिस्तान स्टडीज है जो आप लोगों ने याद करनी है। चले देखें और सुने। पहली बात ये कि अगर मैं फिजिक्स के एतबार से बात करूं वर्क की, तो बताइए वर्क किसे कहते हैं? वर्क का मतलब था क्या? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगी और इस फोर्स की बदौलत एक अदद क्या कवर हुआ? डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स ये कहती है कि जब भी फोर्स लगे और फोर्स की वजह से एक डिस्टेंस कवर हो, तो आप ये कहते हैं क्या हुआ? वर्क हुआ। मैथमेटिकली वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद है जब डॉट रिमूव करते हैं तो क्या आता है? कॉस। तो वर्क बनेगा एफ डी कॉस थीटा। अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर वन, फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है? फोर्स यहां लगी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। बता सकते हैं थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो उनके दरमियान एंगल 0 होता है। मैं अगर वर्क निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा एफ डी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो डब्ल्यू बराबर होगा किसके? एफ डी के। इस वर्क को आप नाम देते थे क्या? पॉजिटिव वर्क। फिर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल बन जाए। अब अगर मैं लफ्ज एंटी पैरेलल की वजाहत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर को मैं थ्रो करूं तो ये मार्कर जितनी देर ऊपर जाएगा उतनी देर तक डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटी कहां पर है? डाउनवर्ड। दोनों में एंगल कितना बनेगा? 180। दोनों में एंगल कितना बन जाएगा? 180। अब अगर मैं कहूं वर्क निकालें, आप लिखेंगे एफ डी कॉस 180। कॉस 180 इज -1। ऐसे वर्क को हम नाम देते हैं क्या? नेगेटिव वर्क। तीसरा और आखिरी सिनेरियो ये भी मुमकिन है कि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। यानी मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स है वो लग रही है इस डायरेक्शन में। और अभी इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं। बता दें पहले थीटा कितना पुट करो? 90। तो आपने कहा वर्क बराबर होगा एफ डी कॉस 90। कॉस 90 कितना है? 0। तो इस वर्क को नाम दिया जाता है क्या? 0 वर्क। अब ये तीनों वर्क आपको एक ही जगह पे नजर भी आ सकते हैं। वो एक जगह क्या हो सकती है? आपने कहा कि ये एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगी एफ राइट पर, नतीजे में इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां पर आया? राइट। हमें पता है जब एक सरफेस किसी दूसरी सरफेस पे मूव करती है तो एक फोर्स जनरेट होती है जिसका काम होता है मोशन को रेजिस्ट करना, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन की क्या होती है? ऑपोजिट। अगर बॉडी राइट जा रही है तो फ्रिक्शन कहां पर होगी? लेफ्ट। तो फ्रिक्शन जो है वो यहां पर होनी चाहिए। बॉडी का वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और याद है वेट सरफेस को नीचे पुश करना चाहता है, नतीजे में सरफेस बॉडी को ऊपर। जिस फोर्स से पुश करना चाहते हैं उसको क्या नाम देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आप कैपिटल आर या कैपिटल एन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब अगर आप वर्क करें तो जरा वर्क की नेचर की बात करते हैं। वो वर्क जो फोर्स करेगी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? पॉजिटिव। इसका वर्क पॉजिटिव है। वो वर्क जो वेट करेगा वो कैसा हो? जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो, क्योंकि 90 डिग्री है। फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा? नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन कितनी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप वर्क के यूनिट की बात करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा के तहत वो यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को हम क्या भी नाम देते हैं? जूल। हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, हम इसको क्या भी कहते हैं? जूल। ये ऐसा यूनिट है, ठीक। अगर आप इसके सीजीएस की बात करेंगे तो वो क्या होता है? हर्ट्ज। एक आवाज आई 9 सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। डाइस में या सीजीएस में वो क्या बनेगा? डाइन। अब बहुत सारे बच्चों को लिए वो कन्वर्जन फैक्टर भी याद होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 पावर 5। और 1 न्यूटन या 1 जूल कितने इसके बराबर होता है? 10 पावर 7। याद करना बड़ा आसान है, अगर आपको कोई एक भी याद था। 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन। तो जब मैं बात करूंगा 1 जूल, जिसका मतलब है 1 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। मीटर का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 10 की पावर 7 अर्ट्स। और याद रखिएगा अर्ट्स, ये एस प्लूरल के लिए यूनिट ही क्या होता है? अर्ट्स होता है। सबसे आखिर में एक आखिरी बात बता दें, वर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ये जवाब दो, क्योंकि वर्क डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ जब पूछा जाएगा ना वर्क की डायरेक्शन बताओ, तो फिर बच्चा जबरदस्ती डायरेक्शन बता ही देता है कि सर इनटू द बोर्ड होगी, आउट ऑफ द बोर्ड होगी, परपेंडिकुलर है, टुवर्ड्स टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। याद क्या रखना है? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट। तभी सवाल पूछ के यहीं आके खड़ा हो गया था कि शायद किसी को नजर आ जाए कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वो डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर है, और स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक। नोट कर लीजिए। नॉर्मल एक्शन, आप नॉर्मल एक्शन को कैपिटल एन पे लिखते हैं, आप कैपिटल आर पे लिखते हैं, जो चाहे लिखो।
ठीक, थोड़ा तेज हाथ चला। दूसरे का पेपर हमेशा आसान रखो, जिसका दूसरे की मुश्किल अगर मुश्किल नहीं रखा, जब दूसरे का पेपर हमेशा ऐसे देगा उसको। जब यहाँ देखिए, अच्छा हमने बात कर ली वर्क के डिफरेंट टाइप्स के, आपने यूनिट का जिक्र कर दी। अब एक उसूल याद करते हैं, जब आप वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है? क्या? जब आप पे वर्क होगा आपकी एनर्जी में क्या होगा? इजाफा। अब वो जो वर्क है, वो जो फिजिक्स का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, वो वर्क उसमें दो हालतों में कन्वर्ट हो सकता है। या तो वो वर्क कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, या वो वर्क कन्वर्ट होता है किसमें? पोटेंशियल में। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट की मोशन से है। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के बाद उसकी मोशन की वजह से वो उसकी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। हमें याद है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि जो चेंज मास में आएगा वही चेंज किसमें आएगा? मैं मास को डबल कर दूं काइनेटिक एनर्जी डबल, मास को थ्राइस कर दूं काइनेटिक एनर्जी थ्राइस, मैं मास को 1/5 कर दूं काइनेटिक एनर्जी 1/5। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन अब एक फर्क है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। मैं अगर वेलोसिटी को डबल करूंगा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, मैं वेलोसिटी को थ्राइस करूंगा काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्वेश्चन की एक टाइप है, शायद आप रिकॉल कर पाए। किसी को याद है काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? सन्नाटा हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p स्क्वायर ओवर 2m। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मूला जिंदगी में पहले भी कभी देखा? अरे देखा है? पूरी क्लास में दो यहाँ पर, एक वहां पर, 3 4। जब अब्दुल्ला ने देखा तो तुमने भी देखा होगा, तुम उसके अंदर तकलीफ करते हो। तो टोटल 5 बच्चों ने देखा है। बहुत ही जो है वो शर्मिंदगी और हैरानगी की बात है। ठीक, याद रखिए, मोमेंटम बराबर होता है किसके? एमवी के। अगर मैं चाहता हूं कि इसको काइनेटिक एनर्जी बनाऊं, तो सबसे पहले तो मेरे मन में ख्याल आएगा सर काइनेटिक एनर्जी में v पे क्या होता है? स्क्वायर। तो कैसे स्क्वायर आएगा? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, p स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर। फिर आपको कह रहा है सर काइनेटिक एनर्जी में तो सिर्फ एक m होता है, तो मैंने कहा ठीक है, m स्क्वायर को m इंटू एम वी स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है। अब आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने कहा सर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। ये सब क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी पे स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ के क्या हो जाएगा? के भाई जो, तो क्या ये बात समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि काम आपने जिंदगी में पहले कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर 2 दिन पहले दे चुके हैं, तो मेमोरी रिसेट हो चुकी है। ये भी सुना है ना आपका? पेपर दे क्या है? ब्लैंक, सब खाली।
ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है p स्क्वायर अपॉन 2m। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन की एक टाइप है जो शायद आपको याद है फर्स्ट ईयर क्विज में भी होती थी। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम है p और उसकी काइनेटिक एनर्जी है k। मैंने वेलोसिटी को 20% बढ़ा दिया। मैं सवाल रिपीट कर दूं, मैंने वेलोसिटी को 20% बढ़ा दिया। बताइए मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी अच्छा चलिए, आपने सबसे पहले 40 वैल्यू 40 आया कहां से? अगर स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर तो 400 होगा। ठीक है, और कोई मर्द कबीले से कोई जवाब देना चाहे? काइनेटिक एनर्जी 10% बढ़ेगी और मोमेंटम वो जितना मुझसे में जवाब दे रही है मैं घबरा के लिख ही देता हूं यहाँ पे मोमेंटम 20% ही बढ़ेगा। अब इसको कोई गलत साबित नहीं है। ठीक है, जो चेंज वेलोसिटी में आएगा वही चेंज मोमेंटम में भी आएगा क्योंकि मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी डबल करेंगे मोमेंटम डबल होगा, वेलोसिटी आधी करेंगे मोमेंटम आधा होगा। तो अगर वेलोसिटी 20% बढ़ी, मोमेंटम 20% बढ़ गया, मुझे कोई एतराज नहीं है। असल कमाल है कि अगर कोई बता दे काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी। ये जवाब याद, ये याद, ये आपको लॉजिक पता है इसको, जवाब याद है जबरदस्त। देख ये होते हैं बच्चे। ठीक है, जवाब उन्हें बिल्कुल सही याद है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्योंकि वो मैंने पहले ही बता दी था बच्चे जितने गुस्से में जवाब दे रही हैं इनकार करना जो है मुनासिब नहीं है। तो 44% इसका सही जवाब है। अब आप समझिए कि ये 44% आया कैसे होगा। अच्छा, इस कैलकुलेशन के तरीके को समझने ये पूरे सिलेबस में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज को 20% बढ़ाना है तो इसका मतलब ये होता है v की नई वैल्यू का मतलब है v की ओल्ड वैल्यू प्लस 20% ऑफ ओल्ड वैल्यू। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आप सारे प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं इसलिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज को 20% बढ़ा दें, चलिए एक काम करते हैं आसान कर लेते हैं। शायद आपको ये बढ़ाना तो समझ में ना आता हो लेकिन आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना आता है। ठीक है ना, अब आप आजकल यही करते हैं ना। अब आप गए, आपने कुर्ती के ऊपर लिखा हुआ है 3,000 रुपए, तो उस पर लिखा हुआ है 40% ऑफ, आपने फौरन जो है वो माइनस करके निकाल दिया। कभी ना कभी, ठीक याद रखिए। अगर अगर आपको जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, यही उसूल होता है। यानी आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि हमने पेट्रोल पे 25% डिस्काउंट दे दिया, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर वो ऐसा कहता है वो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल माइनस 25% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ये उसूल है इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करने का। अगर मैं कहूं मैंने किसी वैल्यू को 20% बढ़ा दिया तो उसका मतलब इसको ऐसे लिखूंगा और इसका मतलब इसको लिखूंगा v। याद है 20% का मतलब होता है 20/100 और 20/100 का मतलब होता है 0.2 और v प्लस 0.2v का मतलब क्या है? 0.2v। अब वो सारे भोले बच्चे जिनको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा, कम से कम याद तो आप लोग सब कर लेते हैं। जब 44% याद है ये भी याद हो जाएगा। 20% का मतलब है 1.2, तो 30% का मतलब क्या है? 1.3। 40% का मतलब क्या है? 1.4। 50% का मतलब और 100% का मतलब 2, क्योंकि 1 था और 100% बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ पल्ले बढ़ रहा है क्या कह रहा हूं? तभी मैंने आपको असल तरीका सिखा दिया। अगर आप यहां लिखते ना v प्लस 100% ऑफ v, तो ये बनता v प्लस v मतलब क्या बन जाता है 2v। तो तरीका सीख लीजिए कि ये करते कैसे। मैंने कहा कि मैंने वेलोसिटी को 20% बढ़ा दिया तो आपने कहा सर वेलोसिटी हो गई 1.2v। मोमेंटम की बात करते हैं क्योंकि जवाब आपने सही बताया था। सर अब मोमेंटम होगा p डैश एम डी डैश, एम डी डैश का मतलब क्या है? 1.2, तो ये बनेगा 1.2 mv
mv का मतलब है ओरिजिनल मोमेंटम। इसका क्या मतलब है, अगर नया मोमेंटम 1.2 ऑफ ओरिजिनल है तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20%। शुरू यहीं से तो किया था। 20% का मतलब है 1.2, तो 1.2 का मतलब क्या बन जाएगा 20%। पहले तो ये बताइए कि ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चला ये क्या होगा, क्यों, ताकि मैं इसके ऊपर मेहनत करूं। वरना असल में जो चीज मुझे सिखानी है वो अब आप बोर्ड पे देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकाल, आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की न्यू वैल्यू चाहिए तो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। अब मुझे पता है वी डैश कितना होता है 1.2 वी का स्क्वायर। अगर मैं 1.2 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। 12 का स्क्वायर आप इसे मेजॉरिटी को याद है 144, ठीक। तो 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44, तो ये बनेगा 1.44 हाफ एम बी स्क्वायर। दिस इज ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 1.44 ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो बता सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 44%। लॉजिक समझ में आ रही है। अच्छा, इस तरीके का कमाल यह है कि जिन बच्चों को समझ में आ गया, अगले सवाल में उन्हें लिखना भी नहीं पड़ेगा वो जवाब निकालने के। लॉजिक समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने वेलोसिटी को थ्राइस कर दिया, मैं वेलोसिटी को 20%, सॉरी थ्राइस नहीं, वेलोसिटी को मैं 30% बढ़ा देता हूं। वेलोसिटी को 30% बढ़ाने का मतलब है मोमेंटम कितना बढ़ेगा, 30%। तो इसमें तो अब किसी का एतराज नहीं है कि हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा 30% ऑफ ओरिजिनल। काइनेटिक में मेहनत करनी पड़ेगी। वेलोसिटी को 30% बढ़ाने का मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नहीं, जैसे 20 का मतलब था 1.2, तो 30 का मतलब क्या होगा 1.3। फिर मुझे 1.3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 1.3 का स्क्वायर कितना होगा 1.69। अगर 1.2 का मतलब था 20%, 1.44 का मतलब था 44%, तो 1.69 का मतलब 69%। कुछ पहले पढ़ा, एक काम करते हैं दोबारा देखते हैं। अगर मैं वेलोसिटी को 40% बढ़ा दूं तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा 40%। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.4। 1.4 का स्क्वायर करूंगा तो 196। 14 का स्क्वायर 196, तो 1.4 का क्या बनेगा 1.96। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 96%। कुछ पहले पढ़ रहेगा क्या, ठीक, अपने पास सब नोट कर ली।
चले अगर ये सब कॉपी कर लिया तो अब एनर्जी की दूसरी टाइप में चले जाते हैं। देखिए एनर्जी की एक टाइप आपने पढ़ी जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट की मोशन से है, जिसको आप नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की एक टाइप और है जिसका ताल्लुक इस बात से है कि आप ऑब्जेक्ट पे वर्क करें टू मूव इट अगेंस्ट द फील्ड। आप में से वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में यही मैट्रोज में पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा, हमसे पढ़ा है, तो हम फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मेजॉरिटी बच्चों को डेफिनेशन याद होती है, द एनर्जी पासेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। सही है? बिल्कुल सही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया है वर्क अगेंस्ट फील्ड से। देखिए हर वो चीज जो या हर वो ऑब्जेक्ट जो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे वो खुद करता, आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है और मैं यहां पर 3 पॉइंट्स मार्क कर दूं 1 2 एंड 3 और 2 पर एक ऑब्जेक्ट आगे रख और ड्रॉप कर दूं, बताइए 2 से 3 जाएगा 2 से 1 जाएगा? 2 से 3। मैं इसको 1000 दफा ड्रॉप कर दूं, कितने दफा नीचे जाएगा? पूरे 1000 के 1000 दफा। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ इसको की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट खुशी खुशी जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक, मेहनत कब करनी पड़ेगी? जब आप ये चाहेंगे कि 2 से 3 ना जाए, 2 से कहां जाए? 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द फील्ड। वो वर्क जो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फील्ड करे उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको याद है FGH। मैं समझाने के लिए 2 एग्जांपल और दे देता हूं। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड है, फील्ड में अगेन 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं 1 2 एंड 3। मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आके रखूं, बताइए नेचुरली कहां से कहां जाएगा? 2 से 3। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 ना जाए, 2 से कहां जाए? 1, तो क्या करना पड़ेगा? वर्क। अगर आप चाहें 2 से कहां जाए? 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क। अब जो वर्क आप करेंगे वो कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। शायद फॉर्मूला आपके जहनों में हो कि Q1 Q2 अपॉन R। R इज कॉल्ड कूलम्स ऑफ ए फोर्स थी। अगर मैं कूलम्स और रिकॉल करूं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। वर्क बनाने के लिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो R से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैसे? मैंने याद करने का एक शॉर्टकट की आपको बता दिया है। ये कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी और भी हो सकती है। अगर मैं एक स्प्रिंग लूं, स्प्रिंग से एक मास कनेक्ट करूं, उसके बाद इस मास को पुल करूं और यहां ले जाऊं, दिस इज पॉइंट 2। मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट 2 से बन जाए, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ रिलीज करना पड़ेगा। ठीक, ये 2 से बन जाएगा। अगर मैं चाहूं ये 2 से बनना जाए, ये 2 से कहां जाए? 3, क्या करना पड़ेगा? वाई। तीनों में एक चीज कॉमन है, जब भी आप अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क। दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो सारे वर्क जो ऑब्जेक्ट पर किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? टू मूव द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फील्ड। यहां वो एनर्जी कहलाती है क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला हो सकता है आपके जहनों में हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, where k is coulombs कांस्टेंट। बस जल्दी से एक आखिरी जो था कहते हैं नोट कर लेंगे। पोटेंशियल कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, बॉडी के पास उस वक्त तक रहेगा जब तक वो फील्ड का हिस्सा है। चार्ज को 2 से 1 लाए, छोड़े, कहां जाएगा? वापस। 2 से 1 लाइए, रिलीज करने से पहले इसको हटा दीजिए, क्या अब वापस जाएगा? नहीं। सबसे अच्छी एग्जांपल ये वाली है, मास को पुल करके छोड़ेंगे वापस जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल। मास को पुल करें, रिलीज करने से पहले डिटैच कर दें, क्या अब वापस जाएगा? पोटेंशियल कितनी ज्यादा क्यों ना हो, बॉडी के पास उस वक्त तक रहती है जब तक बॉडी फील्ड का हिस्सा है। फील्ड खत्म, पोटेंशियल एनर्जी खत्म। बात समझ में आ रही है? अपने पास जल्दी से नोट कर, क्योंकि अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे।